एक और जहाँ हमारे यहाँ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा से लोग पीड़ित हो रहे हैं, दूसरी ओर हमारे यहाँ थायराइड की रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। शायद आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा कि थायराइड, ख़ास तौर से हाइपोथायराइडिज्म की समस्या पश्चिम के देशों में लगभग 4% है, जबकि हमारे यहाँ लगभग 11% लोग हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित हैं। ये संख्या क्यों बढ़ती जा रही है, उसके अनेक कारण हैं, और इसमें जो संख्या बढ़ती जा रही है उसमें ख़ास तौर से ज़्यादातर लोग ऐसे स्थान से आते हैं जहाँ जो समंदर के आसपास नहीं रहते हैं। हिंदुस्तान में भी जो राज्य या शहर समंदर के किनारे बसे हुए हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, वहाँ पर थायराइड की, हाइपोथायराइडिज्म की रोगियों की संख्या कम है बनिस्बत कि ऐसे लोग जो समंदर से दूर जगहों पर रहते हैं। इसका कारण शायद है कि समंदर के किनारे रहने वाले लोगों को समंदर की मछलियों को खाने का अवसर बहुत आसानी से मिलता है, और समंदर की मछलियाँ आयोडीन में बहुत ज़्यादा रिच होती हैं। ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि आयोडीन सफिशिएंट खाना खाने से, उचित मात्रा में आयोडीन खाने से देखा गया है कि हाइपोथायराइडिज्म की समस्या कम होती है। थायराइड ऐसे तो हर किसी व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण है, लेकिन महिलाओं के लिए खास तौर से विशेष खतरनाक है। इसलिए कि अगर महिलाएं गर्भवती होती हैं या गर्भधारण के बारे में सोचती हैं, तो स्टैंडर्ड जगह है कि उनकी थायराइड स्क्रीनिंग होनी चाहिए, थायराइड फंक्शन की जांच होनी चाहिए। अगर कोई गर्भवती महिला को थायराइड है, अगर उसकी दवा वो इस्तेमाल नहीं करती हैं, बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। एक तो उनका बच्चा नुकसान हो सकता है, बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है, और अगर बच्चे का जन्म हो भी गया तो वो मानसिक रूप से रुग्ण हो सकता है, उसकी याददाश्त कमज़ोर होगी। तो और महिला का मूड हमेशा होगा चेंज, थायराइड की कमी के कारण वो मोटी भी हो सकती है। तो इन सब खतरों से बचाने के लिए ये आवश्यक है कि कोई महिला गर्भधारण करना चाहती हैं, गर्भवती बनना चाहती हैं, उसके पहले ही उनकी थायराइड फंक्शन टेस्ट, खास तौर से T4, TSH और TPO एंटीबॉडी की जांच होनी चाहिए। महिलाओं में यह खास महत्वपूर्ण है। मैं लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक तरफ आम लोगों में, मर्दों में थायराइड TSH जो सबसे कॉमन जांच है 0.4 to 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक नॉर्मल है, और अगर उनका TSH 10 से ऊपर होता है तब हम लोग दवा देने के बारे में सोचते हैं। 10 के नीचे रहने पर अक्सर दवाओं का इस्तेमाल नहीं होता है, उन्हें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में हम लोग राय देते हैं। मगर गर्भवती महिलाओं में अगर TSH 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा हो गया और उनको दवाएं थायराइड की नहीं दी गई, तो उनके लिए बहुत ही खतरे हो सकते हैं। उनका ज़्यादातर लोगों में उनको एबॉर्शन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है, बच्चे का जन्म समय से पहले हो सकता है, लो बर्थ वेट हो सकता है, उन्हें एक्लेम्सिया हो सकता है, प्री एक्लेम्सिया हो सकता है, उनका BP बढ़ सकता है, वो मोटी हो सकती हैं, उनका मूड खराब हो सकता है। इसीलिए महिलाओं के लिए विशेष खतरनाक है। महिलाओं के भी बारे में इस पॉडकास्ट में मैं खास तौर से चर्चा करूंगा कि गर्भवती महिलाओं का थायराइड के लिए विशेष ख्याल हम लोग कैसे करें। अब आइए हम इस बात का जिक्र करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म होने के बाद या आपको जब
पता लगा कि हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, तो आपका क्या दायित्व है, क्या करें और क्या न करें। सबसे आवश्यक है आपका उचित डायग्नोसिस का होना, प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए कि वाकई में आपको हाइपोथायराइडिज्म है, और इतना है कि इस समय दवाई का इस्तेमाल होना चाहिए लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के अलावा। इसमें पहला सवाल उठता है कि हम कैसे शंका करें, कैसे शक करें या कैसे समझें कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म की जांच होनी चाहिए या हमें हाइपोथायराइडिज्म की होने की संभावना है। तो यहाँ पर बहुत आसान है। अगर आप डायबिटिक हैं या कोई हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर के अलावा आपको हार्ट की बीमारी है, मोटे हैं, तो आपको साल में एक बार थायराइड फंक्शन टेस्ट अवश्य होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा स्पेशल वर्ग मैंने अभी जिक्र किया कि जो महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं या गर्भवती हैं, खास करके अर्ली स्टेज में, शुरू के महीनों में, उनका थायराइड स्क्रीनिंग टेस्ट, थायराइड फंक्शन टेस्ट जरूर होना चाहिए, ताकि उसके खतरे से वो बच्चे की माँ और होने वाले बच्चे की रक्षा हो सके। तीसरा वर्ग है जब आप अपने आप को बहुत थकान महसूस कर रहे हैं। थकान एक सबसे कॉमन कंप्लेन है। लोग कहते हैं कि मैं हल्का फुल्का काम करने के बाद भी थक जाता हूँ। दूसरा वर्ग है कि जिसमें उसका वेट आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो रहा है, उसका वजन बढ़ता जा रहा है और थकान भी बढ़ती जा रही है। बाल आपके बहुत झड़ते हों, चमड़े ड्राई हो रहे हों, या यौन क्षमता में आपकी कमी आ रही हो, या याददाश्त आपकी कमज़ोर हो रही हो, तो और अगर पहले से कोई बीमारी है, हार्ट की, डायबिटीज़ की, हाइपरटेंशन की, तो इन वर्गों में थायराइड फंक्शन टेस्ट ज़रूर होना चाहिए। देखा गया है कि प्रायः ऐसे लोगों में थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। थायराइड के डायग्नोसिस में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। उसको अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन की गाइडलाइन ने साफ साफ किया है कि थायराइड फंक्शन टेस्ट में पहला बिंदु कौन कौन जांच होनी चाहिए। उसमें 3 जांच होने बहुत ज़रूरी है, T4, TSH और TPO एंटीबॉडी। T4 ये हमको बतलाएगा कि थायराइड की हार्मोन सिक्रीशन करने की क्षमता कितनी है। 0.8 to 1 Ng पर 100 ml अगर T4 है तो ये सही है, अगर इससे कम है तो हाइपोथायराइडिज्म की ओर इशारा करता है। TSH की सीमा रेखा है 0.4 to 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर तक, ये सही है। अगर TSH किसी व्यक्ति का 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है तो वो हाइपोथायराइडिज्म के शिकार होने जा रहे हैं और उसको डॉक्टरी राय के अनुसार उसका दवा का सेवन होना चाहिए। जब आपका डायग्नोसिस हो गया तो एक चीज़ मैं आगाह करूंगा कि दवा अपने मन से नहीं खाएं। उस समय आपके जो फिजिशियन हैं, जो आपके डॉक्टर हैं, वो आपको दवा और उसके डोज के बारे में बताएंगे। अक्सर जो अपनी दवा लिखी जाती है उसका नाम है थायरॉक्सिन LT4 और इसका डोज प्रायः 1.6 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट करके दिया जाता है। रफली 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे के डोज में लिखा जाता है। और इसमें खास बात है, थायराइड की दवा में एक विशेष बात है कि बहुत सारी दवाओं को हम लोग बोलते हैं कि खाना खाने के बाद, नाश्ते के बाद खाइए। ये एक ऐसी दवा है जिसको खाली पेट में खाने की सलाह दी जाती है, उसका बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप थायराइड की दवा का सेवन करते हैं तो पेट आपका बिल्कुल खाली होना चाहिए, थोड़े से पानी के साथ ले जाएं और आधे घंटे के अंदर ना कुछ खाएं न कुछ पिएं, ना ही किसी दूसरी दवा का सेवन करें। अगर आप किसी दूसरी दवा का सेवन करते हैं या कुछ उसके पहले खा लेते हैं तो इसकी क्षमता घट जाएगी, इसकी एब्जॉर्प्शन होने की क्षमता घट जाएगी। इसीलिए उचित लाभ पाने के लिए 30 मिनट पहले खाना, इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
तीसरी चीज़ है कि नियमित खाना। एक दिन खाए, 2 दिन छोड़ दिया, कभी भूल गए, उसमें नहीं चलेगा। अगर एक दिन आपका छूट गया तो अगले दिन उसी का 2 टैबलेट करके खा सकते हैं, लेकिन लंबा गैप नहीं होना चाहिए। और इसमें है क्या कि एक सवाल लोग पूछते हैं कि थायराइड की दवा को कब तक हमें खाना पड़ेगा। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। जब तक आप जीवित हैं या जब तक आपके डॉक्टर बोलते हैं कि लगातार खाइए। अभी तक के शोध के मुताबिक थायराइड की कोई ऐसी दवा नहीं निकली है जो ये वादा करती हो कि 1 महीना, 2 महीना, साल भर खाने से ठीक हो सकता है। ये कंट्रोल में रहेगा और इसको कंट्रोल में रखना डायबिटीज़ की ही तरह बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर ये कंट्रोल में नहीं रहेगा तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन, जैसे कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, बीपी का बढ़ना, मूड का चेंजेज, फॉरगेटफुलनेस, बहुत तरह की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इन सब बातों के लिए रेगुलर दवाई का खाना बहुत आवश्यक है। अब दूसरी चीज़ जो है कि दवा खाने ही एक काम नहीं है, एक और आपका दायित्व है जो पेशेंट के कंधे पर ज़्यादा है, वो रेगुलर मॉनिटरिंग कराना। आज किसी डॉक्टर ने आपको दवा दी तो आपको पूछिए कि अगली बार खून का जांच हमको कब कराना है। प्रायः 2 महीने के बाद थायराइड की दवा देने के बाद थायराइड फंक्शन की जांच होती है, ये देखने के लिए कि जिस डोज में दवाई दिया गया वो डोज सही है कि नहीं, उससे थायराइड अपना कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। और एक बार जब आपका कंट्रोल में हो गया, मतलब TSH 4 के आसपास आ गया, तो उसी डोज में दवा आप हमेशा लेते रहें और 3 महीने पर या 6 महीने पर आपके थायराइड फंक्शन जांच होनी चाहिए कि लेवल कंट्रोल में जा रहा है कि नहीं। कभी कभी होता है कि थायराइड की दवा खाने से पेशेंट हाइपर एक्टिव थायराइड के स्टेज में जाता है, जिसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। वो और भी परेशानी का कारण है, उसमें पैल्पिटेशन, धड़कन, एट्रियल फिब्रिलेशन भी हो सकता है। तो ये बार बार मॉनिटरिंग कराने से ये फ़ायदा होगा कि दवाई काम कर रहा है कि नहीं, और दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर पर आ रहा है कि नहीं, और ये कभी थायराइड को हाइपो के बजाय हाइपर एक्टिव में कर रहा है कि नहीं। इसलिए इस दवाई का रेगुलर मॉनिटरिंग होना बहुत आवश्यक है। जो कुछ दवाइयों को आपको नहीं खाना है वो ड्रग इंटरेक्शन होता है। वो मशहूर अपना दवाइयाँ हैं वारफरीन और रिफेम्पिसिन। ये दोनों, रिफेम्पिसिन अक्सर जिनको टीबी है या लेप्रोसी है उनको दिया जाता है। वारफरीन जिनको खून को क्लॉटिंग से बचाना है उनको दिया जाता है। ये, और आप जब अपने फिजिशियन से मिलते हैं तो इससे बेहतर होगा कि उनको पूरी दवा का लिस्ट दे दें कि मैं ये दवा पहले से खाता हूँ, ताकि वो देख सकें कि कौन सी दवा से आपको नहीं खानी चाहिए, इंटरेक्शन करने दें। उनको इसका जानकारी होनी चाहिए, वो आपको बताएंगे कि ये सब दवाई थायराइड की दवाई के साथ नहीं खाई जाती है। इसका भी ख्याल रखना बहुत आवश्यक है। तो और थायराइड के नाम पर ढेर सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में मिलती है कि ये थायराइड को ऐसे करता है, तो ये कोई भी सप्लीमेंट अलग से थायराइड के नाम पर खाने की आवश्यकता नहीं है। वो सप्लीमेंट जिसमें सेलेनियम और जिंक की मात्रा सफिशिएंट है, आप अपने डॉक्टर के राय के अनुसार ही सेवन करें, अपने मन से सप्लीमेंट का इस्तेमाल न करें, ये बहुत आवश्यक है। और एक तीसरी चीज़ है कि स्पेशल अप सिचुएशन, अगर थायराइड की दवा आप खाते हैं और आपको कभी कलेजे में धड़कन हो गई या आपकी होश कम हो रही है, बेहोश हो रहे हैं, हाथ पांव ठंडा हो रहा है, बहुत कमजोरी लग रही है, तो आप इमीडिएट अपने डॉक्टर से मिलें या अस्पताल में भर्ती हों। शायद ये हाइपोथायराइडिज्म की दवाई के कारण या इस रोग के कारण कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशन आपको डेवलप हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, इस वीडियो को समाप्त करने के पहले बताऊं कि मॉनिटरिंग दवाई खाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हर 3 महीने पर आप इसकी बात को जांच कराएं, ये देखने के लिए कि जो दवा आप जिस डोज में ले रहे हैं उससे थायराइड आपका TSH नॉर्मल लेवल पर है कि नहीं। अगर इसका लेवल कंट्रोल में नहीं होगा तो दवाई फ़ायदा नहीं करेगा, और अगर ज़्यादा TSH कम हो जाएगा तो आपको हाइपरथायराइडिज्म के स्टेट में जाने की पूरी संभावना है।
जो बिना जांच के पता नहीं चलेगा और उससे भी ज़्यादा परेशानी आपको झेलना पड़ेगा। इन कुछ और मैंने वीडियो को समाप्त करने के बताऊं कि मर्दों के अपेक्षा महिलाओं में थायराइड के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता है। एक संदेश मैं कहूँगा कि जो भी महिलाएं गर्भवती होना चाहती हैं या गर्भवती हो चुकी हैं, उनका शुरू के महीने में गर्भधारण होने के पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट TPO, TCH और T4 की जांच होनी चाहिए कि वो उनका थायराइड फंक्शन कैसा है। और 3 मिली इंटरनेशनल यूनिट से जैसे ही बाहर हो उनको उचित मात्रा में दवाई का सेवन करना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपको अच्छा लगा हो तो और लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आनंद के साथ रहें। धन्यवाद।